टाइम नहीं है, भागो भागो भागो। तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, दिस इज नॉट कैरिबिनेटी। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रजेश हियर and you have been tuned into my YouTube channel, that is Bullet Days, and today is Wednesday, that is 19th of October 2016, and this is a quick video. Now here I want to actually do a Hindi vlog which will be continued by an English vlog. So if in case you guys do not understand Hindi or they have difficulty in understanding the Hindi, you can definitely go on to this particular minutes which is shown and click directly there if you are using a mobile device or a computer, so that you can directly go into the English vlog section. So yes guys, this is a very important vlog, so do not miss out on this. So English guys, let's meet there. And for all my people who know Hindi, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रजेश है भाई लोग, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बात करने में या फिर उसको समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। और इससे पहले भी मुझे 1 या 2 सब्सक्राइबर लोगों ने कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी है और वो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं। जो नहीं जानते हैं हिंदी, उनके लिए मैं इंग्लिश तो ऑलरेडी कर ही रहा हूं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूं। तो कैसे हैं सब लोग? सबकी तबीयत कैसी है? सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं, मैं यही आशा करता हूं। और आज का जो ब्लॉग है वो ये है कि मेरी बुलेट जो है, बुलेट 500cc स्टैंडर्ड, वो 3400 किलोमीटर पार कर चुकी है और मेरे सब्सक्राइबर 3400 है। वाह 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 वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस है ना। आज सुबह मैं देखते समय 3450 था, तो और मेरी गाड़ी का रेटिंग है 3403, 23403। तो मैं अभी हाउस ऑफ बुल्स, जहाँ पे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और कल मैं वहाँ पे सर्विस के लिए देने वाला हूँ। अरे मेरे भाई, हॉर्न क्यों मार रहा है इतना ज़्यादा? और आप लोग सबसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है जो शॉर्टकट है मेरे ऑफिस के लिए। तो यहाँ का रोड अगर सही नहीं है या फिर आपको गली गली में कुछ, जैसे कि ये देखिए, ये गाय वगैरह दिखे तो मुझे गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं स्ट्रेट कट लूँगा तो मैं लेट भी हो जाऊँगा ऑफिस के लिए। तो छोड़ो, वो सब छोड़ो भाई। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि सर्विस पे देने से पहले या फिर सर्विसिंग में आप क्या क्या ध्यान देना चाहिए, या फिर मैं आपको एक प्रोबेबल लिस्ट बताता हूँ, या फिर मैं ऐसे कुछ पार्ट्स या चीज़ों के नाम लूँगा जो कि ये सर्विस में शायद वो लोग बदल सकते हैं और जो जनरली सर्विस में लोग बदलते हैं, या फिर उसका ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सर्विस वाले को, अगर आप कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं, चाहे वो रॉयल एनफील्ड की हो या फिर किसी और की भी हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं छोटी सी एक जानकारी दूंगा। बहुत बड़ा लंबा ब्लॉग करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही मेरे पास वक्त है। हाँ, ट्रैफिक जाम, अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं। तो भाई लोग, जब हम लोग सर्विस पे देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आप सर्विस वाले के पास जाते हैं और बात करते हैं, तो आपको आपके गाड़ी के अंदर के प्रॉब्लम्स उनको सही तरीके से बताना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कैसा है कि सर्विस सेंटर वाला शायद वो गाड़ी चला के भी देख ले तो उसको वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेगी जो आप डेली बेसिस पे या फिर दिन ब दिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम के बारे में जानकारी रहती है, उतना सर्विस सेंटर वाले को नहीं रहती है। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके दिमाग में जो भी कुछ है कि आपको लगता है कि शायद वाइब्रेशन ज़्यादा है, या फिर कई तरीके से ब्रेक नहीं लग रहा, या फिर क्लच का लीवर थोड़ा सा लूज़ है, तो ये कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर चेन के अंदर से कुछ साउंड आ रहा है, या फिर गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है। तो जो आपके मन में है ये आप सर्विस सेंटर वाले को ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि
आपसे ज़्यादा, मतलब आपसे ज़्यादा तजुर्बा भी है वहाँ के सर्विस सेंटर के लोगों को, और उनको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता रहती है, क्योंकि वो लोग हज़ारों गाड़ियाँ सर्विसिंग करते हैं। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी गाड़ी में फ़िलहाल ऊपर वाले के कृपा से, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, प्रॉब्लम के तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि जो वो लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर रेगुलरली कोई भी सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो लोग चेंज करते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑयल और ऑयल फ़िल्टर, ठीक है, ये तो वो लोग करेंगे, वो हो गया पहला। अब दूसरा होता है ब्रेक शू। ब्रेक शू डिपेंड करता है कि आपका अगर बहुत ज़्यादा घिस गया है या फिर कुछ यूजेबल नहीं है, तो वो लोग खोल के चेक कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल सर्विस सेंटर्स वाले हैं उनको ज़रूर बोलेगा कि जो ब्रेक शू ख़राब हो गया है उसका उनको चाहिए, मतलब आपको देखना है आपका जो सर्विस, आपका जो भी पार्ट्स, चाहे वो ब्रेक शू हो, कुछ भी हो, अगर उन्होंने बोला कि उन्होंने चेंज किया तो पुराना वाला ज़रूर देखेगा कहाँ है, कैसा है, उन्होंने कैसे रखा है। यार ये कौन सी जगह पे आ गया यार, मैं कैसे इसको घुमाऊँ गाड़ी अभी। हाँ, हे भगवान, ऑफ रोडिंग वो क्यों स्लैब ना टूटे, ये क्या मुसीबत है यार। ये बिल्कुल ही गलत और गैरकानूनी है, लेकिन अब मैं कानून देखने जाऊंगा तो ऑफिस के लिए तो लेट होऊंगा ही, साथ से यहाँ पे और ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। तो हाँ, मैं बाहर निकल गया। मैं यही बोल रहा था कि आप जो भी कुछ पार्ट्स चेंज कर रहे हैं करके वो बताएं, तो पुराने पार्ट्स उनको निकाल के रखने को बोलिएगा। तो ब्रेक शू हो गया नंबर 2, और नंबर 3 जो वो लोग चेंज करते हैं वो है स्प्रॉकेट रबर। जो पीछे के टायर के अंदर एक रबर आता है वो है, मैं शायद हो सकता है तो उसका पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ये होता है स्प्रॉकेट रबर, तो वो भी वो लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किलोमीटर्स के बाद जैसे हम लोग सिटी में ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अंदर का रबर लूज़ हो सकता है, तो वो चेंज करते हैं। और रेगुलर आइटम्स में आता है, ये आता है स्प्रॉकेट रबर आता है, ब्रेक शू आता है, ऑयल फ़िल्टर आता है। उसके बाद में काफ़ी टाइम देखा गया है कि स्प्रॉकेट के अंदर के बेरिंग वो भी वो लोग चेंज करते हैं। तो डिपेंड्स, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जैसा रफ़ यूसेज है या फिर आप कितने किलोमीटर बाद देते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो है मेरी गाड़ी जो है 3 से 3,500 हज़ार किलोमीटर के बीच में हमेशा सर्विसिंग कराता हूँ, और वो मेरा नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, इंटरवल है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके बीच में ही मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए देता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है अगर आपका गाड़ी आपको स्मूथ रखना है और अच्छे तरीके से रखना है। और बाकी जो है मैं आपको अब क्या बताऊँ, तो ये चीज़ें होती हैं जब आप सर्विसिंग के लिए देते हैं, और नॉर्मली वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस बार जहाँ तक मुझे लगता है मेरा ब्रेक शू चेंज हो सकता है और मेरा स्प्रॉकेट रबर शायद चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं पिछले 7,000 किलोमीटर से चला रहा हूँ, इतना कोई मुझे तकलीफ़ नहीं आया, क्योंकि मैं कभी भी गाड़ी जो है एकदम से ब्रेक नहीं मारता हूँ, जिससे कि स्प्रॉकेट रबर के बीच में गैप बढ़ जाता है। तो मैं एकदम स्लोली ब्रेक मारता हूँ और ज़्यादातर फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, और एक बात, आपका अगर फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक का जो अंदर के प्लेट्स हैं या फिर कैलिपर्स हैं, वो कभी कभी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप डिस्क ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ्रंट डिस्क का, तो वो प्लेट शायद चेंज हो सकता है। और रेगुलर सर्विस में बेसिकली ये लोग ये वाला ब्रेक ऑयल भी चेंज करते हैं हर 3,500 या 3,000 किलोमीटर में, वो उनका प्रोसीजर है। अब डिपेंड्स कि उसके अंदर का ऑयल क्या कहते हैं उसको, मिनिमम लेवल में है कि मैक्सिमम लेवल में है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया था लिस्ट, और मैं अब सर्विसिंग के लिए देने वाला हूँ कल, और कल शाम को या फिर हो सके जब भी 1-2 दिन बाद, या फिर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कल के कल ही आप लोग को वो लिस्ट बता दूँ कि उन्होंने क्या क्या चेंज किया था और क्या क्या नहीं किया है, जो कि इंटैक्ट है और क्या सही कंडीशन में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और
मैं ये भी बताऊंगा कि उसने मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जाके जो मैकेनिक है उससे बात करूं और उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसने क्या किया है, गाड़ी में क्या इंस्पेक्शन किया है, उसके बारे में बताएंगे तो आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि वो कैसा है। तो यही था दोस्तों मेरा बिफ़ोर इंस्पेक्शन या फिर बिफ़ोर सर्विस सेंटर या सर्विस सेंटर में देने से पहले वाला ब्लॉग, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया आ जाए कि क्या क्या चीज़ें रेगुलर बेसिस पे वो लोग चेंज करते हैं। और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ वो चेंज करते हैं, अगर आपका पहचान वाला सर्विस सेंटर वाला हो या फिर नॉन ऑथराइज रॉयल एनफील्ड वाला हो, तो ज़रूर उसको ये कहिएगा कि जो भी पार्ट्स वो चेंज करे वो निकाल के रखें, ताकि आप देख सकें और आप भी जान सकें कि क्या चेंज किया है। और मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आप फ्री हो या उस दिन छुट्टी है या कुछ है, तो जब वो सर्विसिंग कर रहा है तो उसके पास में बैठे रहिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के लोग वैसे बैठते हैं जिसके पास बुलेट गाड़ी हैं। हाँ, अगर आप काम करने जाते हो तो और कुछ कर भी नहीं सकते वैसे, क्योंकि सुबह से शाम तो वैसे भी आप एंगेज रहते हो, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन जिसको छुट्टी है या फिर उस दिन छुट्टी है जब आप गाड़ी दे रहे हैं, अगर आप उतना ध्यान रखते हैं गाड़ी के बारे में, क्योंकि यार देखो, मैं एक बात कहता हूँ, हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे कई कंडीशंस आते हैं जहाँ पे वाह, उसने लास्ट मिनट में हाथ दिखाया और मैं कंट्रोल में था इसलिए बच गया। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि लोग यार मिस यूटिलाइज़ कर लेते हैं यार, क्योंकि खाली गाड़ी धो के दे देते हैं आपको या फिर ऑयल चेंज करके दे देते हैं, तो आपको फिर पता नहीं चलता। हाँ, और एक बात यह है कि उसमें एयर फिल्टर भी वो लोग चेंज कर सकते हैं, अगर आपका एयर फिल्टर का कंडीशन बहुत ख़राब है तो। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि 3 से 3,500 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हैं, तो शायद दूसरे सर्विस के आधे तक आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको अपना एयर फिल्टर का कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा स्टॉक वाला एयर फिल्टर यूज़ करिए, ये मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन मार्केट में आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि लाइफ टाइम वगैरह कहते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ना ही मैं इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये हिंदी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं अभी इंग्लिश में स्विच करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप थम्स अप या लाइक बटन पे क्लिक करिएगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं, आपको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे और बाकी के वीडियोस देखिए। हाँ, हालांकि एक आध वीडियो ही हिंदी में होगा, बाकी सब इंग्लिश में है, लेकिन आपको जानकारी मिल सकती है कि क्या मैं हर हफ्ते टिप्स देते रहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड गाड़ियों के ओनर को मदद कर सकूँ। तो आप ज़रूर देखिए, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जो बटन है लाल वाला, उसको ज़रूर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, मैं अब इंग्लिश में स्विच करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। और मैं अभी इंग्लिश में स्विच करने वाला हूँ, तो चलिए, अगर आप इंग्लिश भी देखना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर देख सकते हैं। Yeah guys, I'm now switching to English. So hope whoever understand Hindi might have known that what this blog is all about. And those who don't know Hindi, this is regarding pre-service update vlog. Yes, my vehicle has crossed 3,400 kilometers after service, and I'm going to give it for service tomorrow morning, that is on Thursday. And I just wanted to make a list of things which might be or which regularly people change when they are going for service. So whoever is the new owners, this is for them, not for the old people, because they are all very well experienced guys. And there is heavy traffic also over here, very nice. Oh my god, I'm really sorry for these roads and the traffic conditions over here, because this is the only shortcut what I have. So the list of things which can be changed on a service when you give your bike. One is very much obvious, that is oil and oil filter, the engine oil. The second thing will be the brake shoe, depends on the usage of your brake shoe. That means if you are using the brakes pretty often, and if it is worn out, definitely they are going to change it. And number 3 would be the air filter. Yes, air filter also depends on the usage and the environment where you are riding your vehicle. And so 1, 2, 3. The fourth will be the sprocket rubber. Sprocket rubber also depends on how hard you brake it, or how pretty often you brake your vehicle when you are riding it.
So the gap between the sprocket rubber increases, and once it breaks or the gap increases, then there will be a little play on your rear tire, and so that you have to change the sprocket rubber. And same goes to the sprocket bearing as well. I'm using the shortcut. I don't want to go through the snake roads. So yeah guys, that's one thing, the sprocket bearing and the sprocket rubber. And yeah, they usually change the front disc brake oil as well when you give it for servicing. Then the next thing, which probably they might change as per the condition of your front disc brake, we can say plates or calipers, I don't know the exact name, I'll be putting it in the description. So that also they change it in case of classics and standards where the front disc brake is there. In case of Thunderbirds and other models, those who have rear disc brakes, they will check the rear disc brakes as well. And very much important thing, if it is non-Royal Enfield authorized service center, or it is not a Royal Enfield service center, if it is a locality, or if it is a service center which is near to your place, do ask them to keep whatever has been changed, so that you can also understand that how much wear out or how much bad the thing or the condition of that particular thing is. Because of course, if they have replaced something, they will have the older one. So definitely you should tell them that you keep the whatever is old. I want to see that, so that you can also inspect that what is the condition, and you can also have a look at how the disc brake, or when the condition of the disc brake is like this, then only we have to change the disc brake pads. Yeah, disc brake pads, exactly, the disc brake pads, and the sprocket rubbers, or whatever it may be. And if you are on a holiday, or if you have off that day when you are giving the vehicles of service, I would request you to be there when they are doing the servicing. Because what happens is, see, all of them are not bad or crooked, but there are some people, those who simply change the oil and clean the bike and just give it to you, and they will ask for huge money for servicing. So if at all possible, unless and until it is a very trustful person, or he has a good name in the market among the others, I would suggest you to be there when they are doing the servicing. So yeah guys, this is the pre-service update. I'll be making a vlog after service as well, that what all things has been changed, what my probable list was. My probable list right now will be the sprocket rubber and the brake shoe, and of course the oil and oil filter 100% they will change it, but not the other things. So that's it guys. If you like this particular video, give it a thumbs up, and do subscribe to my channel by watching all other videos. So you guys have a good day. I'm reaching my office, I'm already late, and hope you guys have a very good day. Thank you, thanks a lot, and bye bye.